सिंह चौहान साहब, वो भी क्षत्रिय इतिहास के जानकार हैं। वो आपको भी अपने विचारों से अवगत करेंगे। जेजेपी के हमारे अध्यक्ष और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो सभी को नमस्कार, जय माता की, राम राम, जय श्री राम। चल रही है। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह रेणुका, भारत सरकार के अधीन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गठित महाराजा अनंतपाल तोमर द्वितीय स्मृति समिति का सदस्य होने के नाते आज आपके बीच यहाँ बैठा हूँ, जिसमें मेरे साथ सरोकारों में अग्रणी रहे आदरणीय ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी तंवर। उनके बगल में हैं राजपूत सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह जी शेखावत साहब। मुकेश राणा जी युवा हैं। मेरे दाहिनी ओर मेरे अग्रज आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब, जीवा संस्थान के प्रमुख। आदरणीय एडवोकेट रोहतास सिंह जी चौहान, जो कि बहुत ही इतिहास प्रेमी हैं और इतिहास की एक बहुत अच्छी तरह से शोध में लगे हुए हैं, वो मेरे साथ विराजमान हैं। आदरणीय ठाकुर राजाराम सिंह जी, जो इस क्षेत्र में सभी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं, जो कि दिल्ली संस्थापक महाराज अनंतपाल तोमर द्वितीय समिति स्थापित की। साथ में हैं आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश रावत साहब, जो कि बल्लभगढ़ क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष भी हैं और फरीदाबाद के जो क्षत्रिय संघर्ष समिति है, इस समिति के बैनर के तले आज जो ये प्रेस वार्ता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आज इतिहास और विरासत पर चोट होने लगी है। हमारा ये जो समाज है, क्षत्रिय समाज, इसने ना कभी जाति, ना कभी प्रांत और ना कभी क्षेत्र, किसी प्रकार के विवादों में न पड़ के राष्ट्र को, धर्म को और न्याय को और सत्य को चुना। लेकिन आज इस विरासत पर चोट है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ऋषिपाल जी चौहान साहब से, एक छोटी सी पीपीटी हमने बनाई है कि क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आदरणीय चौहान साहब पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे। फिर मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि इतिहास सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का कौन सा कुल है, कौन सा कालखंड है और किस जाति वर्ण कुल, क्योंकि आज एक दुर्भाग्य की बात है, हमें कभी भी महापुरुषों की जातियां नहीं देखनी चाहिए। वो दिन बहुत बुरा होगा इस देश में जब कोई श्री राम को जाति के नाम से जाने या श्री कृष्ण को जाति के नाम से जाने। लेकिन आज देश विरोधी ताकत और कुछ भूमियाफियाओं का सहयोग और कुछ तथाकथित सम्राटों की वजह से आज स्थिति ये आई है कि हमारे देश में ये परिस्थिति बनी है। फिर मैं महाराजा अनंतपाल तोमर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो हमारे दूसरे भाइयों ने कल सभा कर अनर्गल बातें और भारत की सेना के बारे में जो अनर्गल बातें की हैं, उनके बारे में आदरणीय ऋषिपाल। नमस्कार। आज क्षत्रिय समाज के शिरोमणि, इतिहासकार, शिक्षाविद, बुद्धिमान समाजसेवी मंच पर विराजमान है, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फरीदाबाद प्रेस से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, महिलाएं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज का मेन उद्देश्य यह है कि समाज के अंदर प्रेम, सद्भाव, मित्रता बनी रहे, ये समाज को ना बांटा जाए और जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों को, किसी भी राष्ट्र का स्तंभ होता है और मीडिया का किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आशा करता हूं कि इस भाईचारे को बढ़ाने में मीडिया अपना पूरा सहयोग देगी और अपने विचार रखेगी, अपने प्रश्न जो भी उनके दिमाग में उनको पूछ करके क्लियर करेगी। तो सबसे पहले जो हमारी पहली स्लाइड है प्रेजेंटेशन की,
जैसे मैंने कहा कि क्षत्रिय समाज के शिरोमणि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक क्षत्रिय है क्या, कहां से आए? तो ये दो संस्कृत का शब्द है, क्षय जमा त्रय। क्षय का मतलब है हानि। अगर समाज के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्राकृतिक, अगर नदियों में भी कोई खराबी करता है, पहाड़ों को काटता है, तो उसके लिए बचाव के लिए जो लोग खड़े हो उनको क्षत्रिय कहते हैं। और वो लोग राजपुत्र, जो राजा के घर पैदा हुआ वही राजपूत होगा। अब राजा रहे भी, लेकिन उनकी संतानें तो अभी भी है ना, उनका डीएनए वही है, उनका खून वही है, वो उसी प्रकार के कार्य करते हैं। दूसरा, इसमें कड़ी के अंदर हम आपको ये जो हमारा अनंतपाल तोमर का विवाद है, तो मैं तोमर गोत्र है और हमारा गांव यही अनंतपुर की जो यहीं पर था हमारा गांव। हमारे दादा के ग्रैंडफादर यहाँ से उठ के पल्ला गांव गए, दिल्ली में पल्ला गांव गए। तो ये जो अर्जुन के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के बेटे जन्मेजय, वहीं से मेरे पास भाट की पूरी, कभी भी प्रेस के व्यक्ति सुनना चाहे तो मैं आपको सुना दूंगा कि वहां से अब तक की इस वंश की पूरी वंशजों की प्रणाली जो है हमारे पास है, ये कहां से आई। और ये दिल्ली में इन्होंने 736 से 1193 तक शासन किया, और अनंतपाल ने ही इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का, और दिल्ली का से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली बन गई। तो ये पूरा इतिहास है, किताबों में लिखा हुआ है, इसके प्रमाण हैं। तो इसके जो संस्थापक थे, सम्राट, दिल्ली के जो सम्राट थे, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंतपाल थे, और ये अनंतपुर अनंतपाल यही है। और इसी में जो आपने यहाँ पर देखेंगे किला जो कुतुब मीनार, और ये जो मदनपाल और विजयपाल, मदनपाल ने मदनपुर बनाया, मिहिर मेहरौली, मेहरौली जिसको मेहरौली कहते हैं, ये मिहिरावली थी। ये एस्ट्रोलॉजिकल जो आपकी लैब थी भारत की, कि कैसे आप चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अगली। अभी भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंटम अथॉरिटी है, इसमें लिखा भी है राष्ट्रीय स्मारक अधिकरण भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संगोष्ठी आज आयोजित की गई, और राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था दिल्ली के संस्थापक महाराज अनंतपाल तोमर द्वितीय। तो ये कोई व्यक्ति पर्सनल नहीं बना के कहानी कह रहा कि हम इसके वंशज हैं, ये सरकार का कागज है, सरकार के पेपर है। इसमें अभी आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इसके अध्यक्ष है, और इनके साथ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, दे रहे हैं इनको राजेंद्र की नरू का, तो इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और विजय तरुण जो है इसके पूरे राष्ट्र की जो हमारी ये नेशनल मॉन्यूमेंटम समिति है उसके चेयरमैन है। महाराजा अनंतपाल तोमर द्वितीय का ये कुंवर राजेंद्र सिंह को इन्विटेशन जैसे भेजते हैं मीटिंग के लिए, वो इन्विटेशन का पत्र है, नहीं सदस्यता है। तो उस कमेटी में कुछ सदस्य बनाए गए और उनको लेटर इश्यू किए गए। अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने भी अपने संदेश में तोमर वंश के दिल्ली शासन को मान्यता दी है। ये चिट्ठी है, ये आपको प्रेस रिलीज के साथ मिल जाएगी। तो जो बात भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो सत्य है, या चार लोग बैठ करके कुछ भी समाज के अंदर दुर्भाव फैलाने
चाहते हैं, एक गलत आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए और उसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। नेक्स्ट, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत करने का आह्वान किया है और इन्होंने भी ये पत्र इसमें इशू किया है कि भाई इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो सत्य चीजें हैं वही आगे आने वाली चाहिए। तो मैं भी इस कमेटी में हूँ, तो कमेटी हम पूरा वहाँ गए, जो इनकी जब किले थे वहाँ पर कौन सी चीजें बची हुई हैं, कौन सी नहीं है। अनंतपुर गांव के अगर ऊपर आप जाएं पहाड़ी पर तो भी आपको सारी चीजें प्रूफ मिलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट, श्री प्रहलाद सिंह पटेल माननीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये संगोष्ठी जब हुई तो मंत्री जी उसमें अध्यक्षता उसकी कर रहे हैं, वो उसमें आए। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताता हूं इसके पार्टनर कौन कौन थे इस कमेटी में, जिन्होंने अपने शोध पत्र और अपने विचार व्यक्त किए, उसमें कौन कौन लोग थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यूपीएससी का मालूम होगा आपको, यूजीसी ग्रांट कमीशन जो हमारे देश में होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, ललित कला अकादमी, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जो आपकी है। तो ये सारी भारत की माननीय संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर नहीं किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने पेपर। तो अगर आप ये पेपर की देखना चाहें तो 34 पेज का इसमें रिटन पेपर है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको चाहिए तो हम प्रिंट आउट भी इसका प्रस्तुत कर देंगे। आगे चलिए, अभी इसमें 29 लोगों ने भाग लिया, लिस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटी, जो मैंने नाम लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। अब अगर इसमें देखा जाए कि इन सारे 29 लोगों के अंदर केवल प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है प्रोफेसर रेणु ठाकुर, अगर आप इस और जो हमारे पुलिस वाले वो भी क्षत्रिय हैं, जो आर्मी में है वो भी क्षत्रिय है। मान लो कि बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो कहते हैं यार इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, इंदिरा गांधी लड़ाई करने गई। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी वर्दी उतारी, जनरल अरोड़ा। तो जो आदमी लीड करता है किसी चीज को, किसी विचार को, नाम तो उसी का हिस्ट्री में आएगा ना। जब युद्ध होता है तो लोहार तलवार बनाता है, बढ़ई रथ बनाता है, किसान अन्न पहुंचाता है। युद्ध तो पूरा देश लड़ता है ना, लेकिन हिस्ट्री में नाम किसका होता है? जो उस चीज को लीड करके तलवार लेकर आगे कुर्बानी देता है, अपने परिवार की कुर्बानी देता है, उनकी पत्नियां सती होती हैं। तो ये सारे जो है भारत की हिस्ट्री प्रूफ है, इतिहास प्रूफ है। और अगला जो दूसरा प्रॉब्लम है, गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास। राजा भोज का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये मैं प्रेस को क्लियर करना चाहता हूं सबसे पहले कि ये गुर्जर, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है विशाल। मान लो आप हिंदुस्तान के राजा हैं, आप तो आप अपने आप को लिखने लगे क्षेत्र हिंद। तो इसी प्रकार ये अपने आप को भोज के पीछे गुर्जर लिखते हैं। तो यहां से अब ये कहते हैं कि गुर्जर मतलब हम तो यहीं के रहने वाले हैं, पल्ला के। पहले गुर्जर लिखते थे, फिर गुर्जर लिखते थे, अब गुर्जर लिखने लगे।
अगर आप यहाँ 25-30 साल से रहते होंगे तो आपने एक भी नेम प्लेट किसी के पीछे गुर्जर लिखे हुआ नहीं देखा होगा। आगे चलो। ये अभी संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें गुर्जर पूर्व भागे तो द्वारका दी दक्षिणे मरु देशे, ये तो आज किसी ने नहीं लिखा ना गुर्जर देश कहां पर है, तो ये प्रूफ है। आगे चलिए। ये डिटेल में आपको बताएंगे कि राजपूतों के किस कुल से संबंधित है, प्रतिहार, राठौर, चौहान, ये पेपर आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आगे चलिए। जालौर का अगर आप राजाओं तो भैया अक्षर मत मांगो, राजपुत्र हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तो ये दूसरा पॉइंट है। आगे चलिए। ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से राजपूत समाज के कुछ सवाल हैं। उनकी जाति गुर्जर है या गुर्जर है, क्योंकि सरकारी गजट के अनुसार गुर्जर नाम ही हमारे देश में कोई जाति नहीं है। आगे चलिए। मैं बस 30 सेकंड और लूंगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित दिनांक 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संगोष्ठी में निष्कर्ष में यह पाया कि दिल्ली के संस्थापक महाराज अनंतपाल तोमर राजपूत जाति से संबंधित है, जिसकी 34 पन्नों की एक सरकारी आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट। क्या गुर्जर समाज ने उस रिपोर्ट के खिलाफ कोई अपील की या ऐतराज किया? नेक्स्ट। क्या क्षत्रिय राजपूत सम्राट मिहिर भोज परिहार के वंशज राजकुमार अड़ोदय सिंह परिहार के द्वारा दी गई अपनी वंशावली और जाति से संबंधित जानकारी गलत है? नेक्स्ट। राजपूत समाज की ही तरह गुर्जर समाज इन महापुरुषों को देश, धर्म और हिंदुत्व की रक्षा के प्रेरक के रूप में हिंदू महाराज के नाम से क्यों नहीं संबोधित कर रहे हैं? नेक्स्ट। यदि गुर्जर समाज पुराने घरानों से संबंधित है तो उनके पूर्वजों ने शासन किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? ये एक प्रश्न है। नेक्स्ट। 1 महीने के नोटिस पर गुर्जर समाज राजपूत समाज से ही महापुरुषों की जातियों के बारे में मीडिया की उपस्थिति में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहस करने के लिए जा रही है। कोई मतलब नहीं है इसका। ये ना हम बहस करना चाहते हैं, ना हम झगड़ा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जो है ठीक है। धन्यवाद। सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। कुछ लोग आप में से बाद में आए हैं, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं कुमार राजेंद्र सिंह का इस इतिहास की जो भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो कमेटी बनाई थी, महाराजा अनंतपाल तोमर द्वितीय स्मृति समिति का सदस्य हूँ। मेरे साथ आदरणीय सूरजपाल जी अमू, ये बाद में आए, अमू जी हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय महेंद्र सिंह जी तंवर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आदरणीय नारायण सिंह शेखावत राजपूत संस्थान के, भाई मुकेश राणा जी युवा नेता, आदरणीय चौहान साहब को आप सुन ही रहे थे, रिशिपाल जी को जीवा संस्थान के प्रमुख हैं, रोहतास सिंह जी चौहान एडवोकेट हैं और इतिहास प्रेमी हैं, आदरणीय ठाकुर राजाराम सिंह जी हैं, आदरणीय रावत साहब हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन कर देता हूं, भारत का इतिहास, हिस्ट्री कैन नॉट बी फिक्शन एंड फिक्शन कैन नॉट बी हिस्ट्री। इतिहास बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इतिहास का मतलब होता है इतिहास ये हो चुका है, अर्थात ये आवश्यक रूप से हो। अब बात आती है कि ये आज की तारीख में इतिहास के अलग अलग कालखंड क्यों हैं। सबसे पहला कालखंड भारत का माना जाता है वैदिक कालखंड। इस पर कोई मतभेद नहीं है, न हमारे बीच न किसी और के बीच। वैदिक काल इसलिए कहा जाता है, वेदों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता था, वेदों का रचना काल। आपको भी कोई इस बात में मतभेद नहीं हो। दूसरा काल आता है, हमारा कालखंड कहलाता है महाकाव्य का, जिसमें रामायण महाकाव्य है और महाभारत महाकाव्य है। जिनके दोनों के नाम पौलस्त्य और जयग्रंथ है, जो कि एक महर्षि वेदव्यास ग्रंथ है और दूसरी भगवान वाल्मीकि ग्रंथ है। एक में श्री राम का चरित्र जो सूर्यवंशी है, दूसरे में श्री कृष्ण का चरित्र जो चंद्रवंशी है। इसके बाद आता है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्त नाम का वैसे कोई साम्राज्य नहीं, मिडिल टाइटल है, लेकिन इसी के अंदर सम्राट विक्रमादित्य महाराज, भर्तृहरि वगैरह होते हैं। इसके बाद आता है उत्तर प्राचीन काल के बाद से राजपूत का, जो 7वीं सदी से शुरू होता है
और 12वीं सदी तक चलता है, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक वो दिल्ली पर साम्राज्य होता है, और फिर आता है सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल, और फिर स्वतंत्र भारत काल। अब हम बात करते हैं राजपूत कालखंड की। कल हमारे भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आचार्य विक्रम जी हैं, बहुत ज्ञान, मैं उनके ज्ञान को नमन करता हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान, मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, वाकई उनको ज्ञान है, केवल दिशा सही करने की। उन्होंने स्वयं माना है कि जिस तरीके से राजपूत संस्कृत के राजपुत्र शब्द का देसी अनुवाद है, पंजाबी अनुवाद में भी अपन पुत्र कहते हैं पुत्र को, पौत्र को पोता कहते हैं, और पोत्री को हम लोग पोती कहते हैं। इसी तरीके से राजपूत का अर्थ राजपुत्र है, इसलिए हम इसको राजपूत कालखंड ही कहते हैं। ये क्यों चालू हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का राज अचानक क्षत्रिय काल के बजाय राजपूत काल कहलाने लगा? 12वीं सदी तक तो वही क्षत्रिय काल ही है ना। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं। हमारे यहां क्षत्रियों में एक परंपरा है, जब तक पिताश्री का आशीर्वाद सिर पे होता है, बालक राजा, ठाकुर, महाराजा, सम्राट नहीं दे सकता। वो कुंवर होता है, जिसको संस्कृत में राजपुत्र कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रिंस कहते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि वैश्यवंशी क्षत्रिय महाराज प्रभाकर का पुत्र पूरे देश का सम्राट हो गया, लेकिन वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे पिताश्री अभी जीवित हैं। जैसे मैं कुंवर राजेंद्र सिंह हूं, ऐसे ही वो भी बताना चाहते थे कि मैं कुंवर हर्षवर्धन सिंह बैस हूं या हर्षवर्धन बैस हूं। तो उन्होंने अपना नाम, चूंकि सम्राट तो वो बन चुके थे, आज कोई राष्ट्रपति बन जाए तो बन जाएगा ना, चाहे पिताजी जीवित हो। तो उन्होंने इस सम्मान को देने के लिए अपना नाम रखा राजपुत्र हर्षवर्धन बैस। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने नाम रखा राजपुत्र हर्षवर्धन बैस। और जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसके अनुरूप उसके अधीन सामंत और राजागण भी उसकी उपाधियों से प्रसन्न होते हैं, और जो राजपुत्र उस समय थे वो भी राजपुत्र लिखने लगे। अलवर के महाराजा भंवर जितेंद्र सिंह हैं, वो अपने दादाजी के टाइम पे फेमस हो गए थे, महाराजा तेज सिंह जी के टाइम। तो उन्होंने अपना नाम रखा भंवर जितेंद्र सिंह। आज वो भंवर नहीं है, महाराज अधिराज सवाई जितेंद्र सिंह उनका नाम है, लेकिन चूंकि वो प्रसिद्ध हो गए इसलिए भंवर साहब कहलाते हैं। और इसी कारण से उस क्षेत्र के अन्य राजनीतिक लोग, कोई भंवर खान है, कोई भंवर यादव है, क्योंकि ये भंवर नाम से फेमस हो गए। इसी तरीके से राजपुत्र उस समय फेमस हुए, और वैश्य वंश के साथ साथ राजपूत, चालुक्य, प्रतिहार आदि सभी अपने आप को राजपुत्र उपाधि धारण करते। ये मैं नहीं कह रहा, इनके सबके प्रमाण है, एक एक चीज का प्रमाण आपको दिया जाएगा। महाराज हर्षवर्धन के बाद हूणों का, शकों का, शिथियों का, कुषाणों का इस देश पर आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण के कारण हमारे ये योद्धा जो लड़ रहे थे, सर्वाधिक रूप से लड़ रहे थे, उनको उपाधियां मिली। गुर्जर देश, कल हमारे भाई कह रहे थे कि इसका प्रमाण 2-2.5 साल से पुराना नहीं है। नहीं, इसका महाकाव्य काल में भी गुर्जर देश नाम है, इसका भागवत काल में भी गुर्जर देश नाम है। इस गुर्जर देश को प्रतिहार जिन्होंने किया, जिन्होंने रक्षा की, सूर्यवंशी महाराज दशरथ और राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज प्रतिहार कहलाते हैं, क्योंकि पहले प्रहरी वही थे। राम के प्रहरी लक्ष्मण जी थे, इसलिए वहां से प्रतिहार कुल बना। और इस प्रतिहार कुल में जब देश की रक्षा की तो गुर्जर प्रतिहार कहलाए, और उसका एक कुल क्षत्रियों में आज भी है, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार, देसी भाषा में बड़ गुर्जर, और जो यहाँ मडाड़ है, राघव है, परिहार है, खड़ाड़ है, ईंदा है, सोंदिया है, ये सब के सब उस बड़ गुर्जर कुल के हैं, और आपस में इनमें कोई विवाह नहीं होता, क्योंकि बड़ गुर्जर कुल एक कुल है, जाति। अब बात आती है के मुंशी जी ने 1952 में एक पुस्तक लिखी। के मुंशी जी ने एक सभा भी की, गुर्जर सभा, और उस सभा में इस पाकिस्तान में चले गए लोग भी थे, क्योंकि उस समय देश का संयुक्त था 1952 से पहले। महात्मा गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे, और उन सबने एक स्वर में कहा कि आपने गुर्जर देश का नाम रोशन किया, अर्थात गुजरातियों का नाम रोशन किया। गुर्जर देश से निकली सारी जातियां अपने नाम के आगे गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर जैन, गुर्जर लगाती है, गुजराती लगाती है। कई लोगों के नाम आपने देखे होंगे।
सिसोदिया कुल है सूर्यवंश का, गहलोत कुल का, मेवाड़ के महाराणा सिसोदिया कुल है। वो सिसोदिया क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिसोदा से निकले, जो जहां से निकलता है उस गांव का नाम भी रोशन करता है। आधी दुनिया मुझे राजेंद्र सिंह बसेठ भी कहती है, क्योंकि बसेठ मेरा काम है। इसी प्रकार से स्थानवाचक इस गुर्जर शब्द को प्रतिहार कुल को दिया गया, क्योंकि उन्होंने हुनों को, अरबों को पूरी तरह परास्त किया, और यही कारण था कि उनका नाम गुर्जर प्रताप, प्रतिहार, गुर्जराधीश, गुर्जरेश्वर, गुर्जर नरेश तक पड़ गया। इस स्थानवाचक शब्द से जातिवाचक शब्द की कोई बू नहीं आती यदि हम चश्मा ठीक रखें। इसके बाद इस प्रतिहार कुल में अनेक सम्राट, अनेक महाराज हुए, जिनमें सम्राट वीर भोज प्रतिहार, जिनको वहादेव का बहुत आशीर्वाद था, उन मिहिर देव को, मिहिर भोज को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, और कन्नौज से उन्होंने पूरे इस उत्तर भारत और मध्य भारत पर सामना किया। अनेक शिलालेखों में महाराज प्रतिहार महाराज मिहिर भोज को राजपुत्र राजपूत लिखा हुआ है। इसमें जालोर के किले में लगा पट, चित्तौड़गढ़ में लगा पट, कल का कि कल वो बात कर रहे थे किसी शिलालेख की। भाई देखिए, पढ़ोगे सही ढंग से तो पढ़ने में आ जाएगा। रोको मत जाने दो, उसमें कॉमा लगा लो, रोको मत जाने दो निकले आएगा, और रोको मत जाने दो भी लग आएगा। जैसा हम पढ़ना चाहेंगे वैसा पढ़ने में आएगा। प्रतिहार कुल के ये है वो शिलालेख। मैं निवेदन करूंगा हमारी कमेटी से और क्षत्रिय संघर्ष समिति से, जो प्रेस नोट दिया जाएगा मेरे प्रेस के सभी भाइयों को प्रत्येक प्रमाण दिया जाएगा, केवल दिखाएंगे नहीं कि ये रहा ये रहा। अब बात करते हैं कि प्रतिहार कुल के बाद तोमरों का राज्य, तोमरों का राज्य 736वीं ईस्वी में दिल्ली पर नहीं था। अनंतपुर एक जगह है। महाराज अनंतपाल जी का असली नाम है विल्हण देव, अनंत उनकी उपाधि है, और 3 अनंतपाल हुए हैं। महाराज अनंतपाल प्रथम 736वीं ईस्वी वालों का नाम विल्हण देव था। उनके बाद अनंतपाल द्वितीय, और अंतिम जो थे अनंतपाल तृतीय थे, जिनका नाम मदनपाल था, एक का नाम तख्तपाल था। दिल्ली पर तोमरों के राज्य से पहले अनंतपुर के जो डैम है, जो गांव है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि अनंतपुर गांव में आज क्षत्रिय नहीं रहते, ये गलत बात। महाराज अनंतपाल द्वितीय तक अनंतपुर में उनका राज रहा होगा, क्योंकि तब वो बटगुर्जर वंश के प्रतिहार राजाओं के अधीन सामंत थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली उन्होंने स्वतंत्र अपना राज्य कायम किया, और हीरी किल्ली, जिसको विष्णुलाट कहते हैं, इस विष्णुलाट पर उन्होंने जो विष्णुलाट की स्थापना की, जो कुतुब मीनार के आगे है, इस पर अशोक चक्र में अशोक का चिन्ह भी लगा है। ये जब ढीली हो गई, क्योंकि कहते हैं हमारे आज की कहावत है कि हमारे तंवर कुलवाड़े बड़े भोले होते हैं। जब ये कीली गाड़ी थी तो ये कहा गया था संस्थान ASI। ये कल जब यह बातें हुई हैं, क्योंकि मैं इस इतिहास कमेटी का मेंबर हूं महाराज अनंतपाल तोमर वाली का, तो मैंने ASI में संपर्क किया, और ASI से प्रत्येक कागज हमको दिया गया, और इस पुस्तक का रेफरेंस दिया, जिसको आप जब चाहे ले लें। ये मेरे द्वारा या किसी समाज द्वारा नहीं लिखी गई, ये भारत का गजेटियर है। इसके अंदर दिल्ली का प्रश्न हम निकालते हैं, तो दिल्ली के प्रश्न में एक बात आती है सामने कि दिल्ली किसने बचाई, दिल्ली की स्थापना किसने की। अब आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली की ये स्थापना, ये दिल्ली का गजट है, ये देखिए दिल्ली के इस गजट में एकदम साफ लिखा हुआ है कि राजपूत कुल के तोमर राजाओं ने इस दिल्ली की स्थापना की। ये तो आपको सबको मिल जाएगा। और इस दिल्ली की स्थापना के बाद, इस दिल्ली की स्थापना के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक दिल्ली पर तोमर कुल का राज्य था। और तोमर कुल के राज्य पर एक बात क्लियर कर लें, राजपूत कालखंड 7वीं से 12वीं ईस्वी तक है। क्यों है? क्योंकि उस समय राजपूतों का एक छत्र वर्चस्व था, किसी और का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरगति के बाद दिल्ली पर सल्तनत काल शुरू होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर वो सल्तनत काल जब तक बाबर आता है तब तक सल्तनत काल कहलाता है। और बाबर के बाद मुगल काल शुरू होता है, जो कि बहादुर शाह जफर तक, और फिर ब्रिटिश भारत शुरू होता है, जो कि 1947 तक चलता है। अब इसके अंदर ये जो बातें हैं, ये किसकी मानी जाएंगी?
हमारी या एएसआई की? कल एक और भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने एएसआई से पूछा कि क्या सम्राट अनंगपाल तोमर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। मैंने वो उनकी आरटीआई खोजवाई, कहीं नहीं मिली क्योंकि उन्होंने डेट नहीं बताई। मैं आपको बताता हूं एएसआई ऐसा नहीं कह सकती। पर उन्होंने ये क्यों पूछा कि क्या ये राजपूत थे? उनको तो ये पूछना था क्या ये गौचर थे, क्या ये गुज्जर थे? उनको तो ये पूछना चाहिए था। इसका उत्तर मिलता उन्हें। हमने ये जो सेमिनार की बात अभी चौहान साहब ने की, ये हमने नहीं, भारत के अंदर कोई भी ऑथेंटिक चीज, समिति के सदस्यों से निवेदन है आवाज न करें। कोई भी जो ऑथेंटिक टीम है, कोई भी ऑथेंटिक टीम है, उसका गठन का अधिकार ना राजेंद्र सिंह के पास है, ना भाई सूरजपाल जी के पास, ना यहाँ बैठे लोगों के पास। ये आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इनके घटक नोटिफिकेशन से स्थापित की जाती है चीजें। इनके घटक नोटिफिकेशन से और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर इस एनएमए के अधीन एक समिति बनी कि दिल्ली के महाराज अनंगपाल तोमर के बारे में जाना जाए, दिल्ली किसने स्थापित की। और उस समिति को ये प्रहलाद पटेल जी हैं जो इस मंत्री हैं इसके संस्कृति मंत्रालय। इन्होंने क्या साबित किया? इन्होंने साबित किया है ऐसे अपनी मर्जी से नहीं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, प्रहलाद पटेल जी से हमारे अमू जी के या और किसी के संबंध हो और कोई स्थापित करा दे ना। उन्होंने पूरे देश में 29 संस्थान और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो अभी आपको बताया था चौहान साहब ने, वहां के इतिहासविदों को बुलाया और उनसे एक सेमिनार करवाई कि आखिर ये महाराजा अनंगपाल तोमर, दिल्ली का क्या संबंध है, इनका सम्राट पृथ्वीराज चौहान से क्या संबंध है, कहां इनका वैवाहिक संबंध है, किसके यहाँ इनकी शादी हुई, किसके यहाँ इनकी बेटियां ब्याई, किसके यहाँ ये संबंध बना। और उसका निचोड़ ये है, आपको वहां मिलेगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। डॉक्टर मणि ने ये खोज की थी 1982 में। ये डॉक्टर मणि है। मणि तो क्षत्रियों का टाइटल भी नहीं थी। डॉक्टर मणि ने ये खोज की और निष्पक्ष रूप से खोज की। क्या खोज की, क्या लिखते हैं वो आप देखिए। है उनके पास भी है लेकिन दिखाते नहीं है। लाल कोट के बारे में वो लिखते हैं कि ये जो लाल कोट है ये निश्चित रूप से दी ओरिजिनल राजपूत फोर्ट seems to have been enlarged in खिलजी पीरियड। ये जो ओरिजिनल राजपूत फोर्ट है, जो लाल कोट है, ये बढ़ाया कब गया? खिलजी के टाइम में। और उसके बाद ये लाल किला बन गया, नहीं तो इसका क्या नाम था? लाल कोट। और इसी से जुड़ा हुआ है राय पिथौरा। इसको आगे देखेंगे आप, इसके अंदर एक एक जगह पर राजपूत होने के प्रमाण ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर लिखा है स्टडी ऑफ राजपूत पीरियड। ये राजपूत पीरियड है और यदि ये राजपूत पीरियड है तो इसका राजा कोई दूसरी जाति का नहीं हो सकता, वो राजपूत ही राजा है। राजपुत्र और राजपूत में कोई भेद नहीं, सबके वैवाहिक संबंध इनसे हैं। प्रत्येक चीज के प्रमाण आप चाहे तो मैं सबको पढ़ूं, लंबा समय हो जाएगा। सारे शिलालेख हैं, प्रत्येक चीज का प्रमाण है। अब बात आती है, कल एक बात और बोली गई, जो पत्रकार नहीं है वो ज्यादा बात कर रहे हैं। कल एक बात और बोली गई, वो ये बोली गई राजपूतों का राज इसलिए रह गया, राजपूतों का राज इसलिए रह गया क्योंकि इन्होंने समझौते कर लिए। आज मैं एक बात यहां बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं सूर्यवंशी नरुका कुल का हूं, लेकिन क्या मैं राजा बनता यदि राज ना भी गए होते तो? नहीं, मैं बसेट के छोटे से ठाकुर का बेटा हूं और वहीं रहता। अलवर का राज मिलता महाराज देश सिंह के राजपुत्र को। राज सदा ही राजपुत्रों को मिलता है, राजकुमारों को मिलता है, सभी को राज नहीं मिलता। हमें खुशी है कि वो ये बात जानते हैं कि राजपुत्र और राजपूत एक ही चीज है, पर वो ये भूल गए आचार्य विक्रम जी कि राज भी राजपुत्र को ही मिलता है, दूसरे पुत्रों को राज नहीं मिलता। दूसरे पुत्र सहयोग करते हैं, सेना में जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन राज राजपुत्र को मिलता है। आज हमारा परिवार बड़ा हो गया, हम सब विभिन्न जगह फैल गए, लेकिन उस समय हम सिर्फ राजपुत्र ही थे, राजकुमार ही थे, प्रिंस थे, इसलिए राज कर रहे थे। समझौते किए होते तो ये छत्राणियां जौहर नहीं करती। पीढ़ी की पीढ़ी जिन्होंने घोड़े पर निकाल दी, उनके लिए आज चंद लोग कहते हैं
जेएनयू के बहकावे में और वामपंथियों के बहकावे में कि इन्होंने समझौते कर लिए। यदि समझौते किए होते तो भारत भारत नहीं होता, ये अफगानिस्तान बन गया होता, ये सीरिया बन गया होता। रक्त से सारी धरती सनी पड़ी है, लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने समझौते कर लिए। यदि समझौते किए होते तो 1947 तक ये 562 रियासतों में से अधिकांश हमारे पास नहीं होती। अब वो एक और बात बोल गए कि समझौते किए इसलिए राज रह गए और समचर के गुजरों के पास राज है। भाई ये क्यों नहीं बता के गए क्या इन्होंने भी समझौता किया? राज तो हमारे अहिरबाद में अहिर भाइयों का भी था, ये क्या समझौते करने से राज रह गया? राज तो हमारे सिंह साम्राज्य भी थे, क्या वो समझौते करने से रह गए? राज्य तो हमारे मराठा राज्यों में था, क्या वो समझौते करने से रह गए? राज तो हमारा भरतपुर का और हमारा पटियाला का, महाराजा सूरजमल का था, क्या ये सब के सब समझौते करके रहे? अरे सोच तो लिया करो, क्या बोल रहे हो? ये युद्ध लड़ने से राज बनते हैं, सर काटने से और कटवाने से राज बनते हैं। जब सर काटने की जरूरत हो तब तुम जंगल में चले जाओ और कहो कि नहीं हम भाग रहे हैं, और आज जब मलाई खाने की जरूरत पड़ रही है तब कहते हो कि हम सम्राटों के वंशज हैं। महोदय एक मिनट मैं आपको पूरा एक सेकंड प्रेस वार्ता को प्रेस वार्ता रहने दे, भाषण ना दे ज्यादा, प्रेस वार्ता करिए। ठीक है, रैली नहीं है। जी धन्यवाद। ऐसी स्थिति में परिस्थिति ये बन जाती है कि यदि समझौते किए होते तो राज्य नहीं होते, हम गुलाम होते। हम लड़े हैं और लगातार लड़े हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास राज्य तो रहे लेकिन दिल्ली नहीं, और दिल्ली नहीं रहने के कारण ये दर्द हमें सदा रहा। और जब देश आजाद हुआ तो महाराणा को बुलाया गया मेवाड़ से कि आज आपकी दिल्ली आजाद है, चित्तौड़ आजाद है। महाराज अनंगपाल जो तोमर हैं, उनके वंशज जिस तरीके से मिहिर घोष के वंशज नागौद वाले हैं और सारे परिहार बड़गुजर कुल के सब क्षत्रिय हैं, उसी तरीके से पाटन नरेश राव दिग्विजय सिंह जी उनके सीधे सीधे वंशज। हमारे इन कुलों के दूसरे कुल में कैसे गए, वो ये है कि जब राज चला जाता है तो हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय अपना लेता है। हो सकता है ये हमारे उन्हीं भाइयों में से, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे साथ सदा अच्छी तरह से रहे हैं, आज दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं आप। कल एक बात और बोल दी थी कि साहब जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इनको भंग कर दो क्योंकि ये जाति की बू आती है, ये कोई गौरव की बात नहीं है, इन्होंने अंग्रेजों की सेवा की, गुलामी की, इसलिए ये रेजिमेंट बनी। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है फरीदाबाद के कमिश्नर और डीसी ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। देश की सेना की रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, क्या ये सब की सब समझौते और गुलामी से बनी है? नहीं, ये सर कटाने की वजह से बनी है। आप सबसे निवेदन है, कोई बात आपको जो भी पूछनी हो वो बाद में पूछ लेना। सूरजपाल जी अम्मू साहब हमारे बीच में है और मैं उनसे निवेदन करूंगा, देश शांति में है, हरियाणा भी शांति में है, ये शांत रहे, इसके लिए कोई ऐसा प्रयास हो। आदरणीय हम जैसा कि सभी पत्रकार मित्रों को जानकारी जो हमें ऋषिपाल जी ने दी और राजेंद्र सिंह रेणुका जी ने दी, मुझे लगता है विषय में कुछ बचता नहीं है। 2-3 विषय जो थे प्रमुख रूप से ले दिए गए हैं। मेरा ये मानना है कि देश में अब जातीय विष खोलने का समय है। देश में सबको मिलजुल कर साथ रहने का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करें, रोहिंग्याओं के खिलाफ करें, औरों के खिलाफ करें तो समझ में आता है, परंतु हम आपस में आज एक का नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है। देश की सेनाओं के विषय में जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि देशद्रोह, मुझे नहीं पता कि ये सब करके आपको क्या मिल जाए। मेरे केंद्रीय मंत्री है माननीय कृष्णपाल गुर्जर से बात हुई कि आपका नाम कार्ड में है, उनका नाम मुझसे पूछा गया, ना मुझे बताया गया, तो ना ही मुझे कहा। मैंने श्रीमती त्रिखा जी से बात की, विधायक हमारे, उनका बिल्कुल नहीं। हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं। फरीदाबाद की जनता बड़ी जागरूक है और ये दिल्ली का विषय नहीं, दिल्ली एनसीआर का विषय है। जातियों का विष घोलना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ।
आज ये सारी की सारी बातें हो रही हैं तथ्यों पर आधारित है। ये विषय नहीं कि राजेंद्र सिंह लड़का ने जो बोल दिया, चौहान साहब ने बोल दिया, हम तथ्यों पर आधारित। इतिहास में तो लिखा हुआ है, इतिहास में तो बहुत कुछ गलत भी लिखा हुआ है। अगर कहीं आपका विरोध है तो भारत सरकार में अब जब तो ऑब्जेक्शन लगाए, वहां विषय की जांच होगी, लोग निकल जाए, परंतु आपस में इस प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो मुहिम है वो मेरा मानना है कि समाज के अंदर ये विष कौन घोल रहा है। अभी जो शब्द कहे ललिता साहब ने, क्या ये जेएनयू के अंदर जो वामपंथियों के गुट है जो देश के अंदर देशद्रोह कई मुहिम चलाए हुए हैं, क्या ये वो लोग तो नहीं है जो हर बार कोई ना कोई नई तरीके की कहानी लेकर आते हैं और जातियों को बांट देना। मुझे लगता है विषय सारे आपके समक्ष आ गए हैं। मेरा ये मानना है बाप का नाम और दादा परदादा का नाम को बदलता नहीं। अगर किसी को अपने बाप का नाम बदलना है तो उसका प्रोसीजर, किसी को अपने देश का नाम बदलना है तो देश बातों से मैं हिंदुस्तान का, आप भारत के, फर्क है। परंतु ये देश जो है वो देश है, ये सदियों से है। ये अजीब अजीब प्रकार की जो घटनाएं होंगी, कौन लोग कर रहे हैं, इनको इतिहास के एबीसीडी नहीं मालूम। आप जीवा इंस्टीट्यूट के प्रमुख है, चौहान साहब बैठे हैं, रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, या अनेकों बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। चाहे मेरे अंदर बुद्धि थोड़ी कम हो, परंतु जो निर्बुद्धि है, जो आज सेनाओं को ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा कि इनके नाम बदल देने चाहिए। तुम ऐसा काम करो ना, जो मैं गुर्जर जाति का सम्मान करता हूँ, मेरे अनेकों ने हजारों मित्र हैं, मेरा गोत्र भी बड़ गुर्जर है। अब मेरे को तो डर लगने लगा कि बड़ा हटेगा तो मैं, मेरा तो सभी जातियों से, सभी नेताओं से, सभी खासतौर पर बड़े बड़े लोगों से, खासतौर पर मैं करतार बढ़ाना, रफ्तार बढ़ाना साहब से कहूँगा, राजनीति करने का और तरीका समाज के अंदर जय ना, जिन लोगों को राजनीति करनी, जिनको चुनाव लड़ना लड़ो, परंतु इतिहास के पन्नों को आप फाड़कर अगर राजनीति करोगे तो नुकसान है। हमारा सबका मानना है, हम लोग अनेकों अनेक जगह इस प्रकार की चर्चा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, समाज के प्रमुख संगठनों के साथ बैठते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह कंवर जी और अनेकों अनेक संगठनों के लोग हम चर्चा करते हैं कि हम तो गलती कर देंगे, तो हम उनसे भी शुरू डिस्कस करते हैं। दीपक भाई, जैन साहब, हम लोग उनसे चर्चा करते हैं कि हम तो कहीं क्या पता हम कोई दिशा भटक गए, तो हम जो निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं बिल्कुल मैं स्वयं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान है, 135 करोड़ है, हम तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुगलों के, अंग्रेजों के जो अभी रह रहे हैं 1 2 2 4 5 समर्थक, परंतु आपस में लड़ना गलत है, देश को बांटने के बराबर है, ये नहीं करना चाहिए। मेरी तो यही बातें थी, परंतु जिसको बाप बदलने का शौक है, बाप का नाम बदलने का शौक है, वो अपने इतिहास को कोर्ट में जाकर ठीक कराए या भारत सरकार को अपना अनुमोदन करे। धन्यवाद। धन्यवाद अम्मू जी। अम्मू जी, एक प्रेस नोट दिया गया है, इस प्रेस नोट में लिखा है कि गांव अनंतपुर में जो लोग मूर्ति स्थापना कर रहे हैं उसके पीछे भूमाफिया का हाथ है। कौन है वो भूमाफिया, उसको आप क्लियर करें प्लीज। बताएं जरा। मैं बता देता हूं, ये तथाकथित सम्राट हैं। भाषणवादी होगा ना, भाषण। हाँ, बहुत हो गया। ये लोगों की मैं आपको निवेदन कर दूं, आदरणीय, मैं रोहतास सिंह चौहान, पूर्व इतिहास में रुचि संपादक हूँ, 30 साल तक मेरा पुराना अखबार है। मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मुझे कुछ लोगों की कालगुजारी के कारण यहाँ आना पड़ा। तो मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और अपने समाज के शिरोमणियों को भी नमस्कार करता हूँ। इतिहास चुराकर लिखने से बाकी क्या औकात रहे, डूब मरो झूठी साल की खातिर और को अपना बाप कहे। भाइयों, अभी जो कल विक्रम वीरेंद्र सिंह आचार्य जी कह रहे थे, भाई 1400 साल बाद आपको कहां से याद आ गई? हम राजपूत हम क्षत्रिय थे, जो कहते 20 साल पहले मूर्ति लगी यहाँ पे दिल्ली में लगी, उसमें गुर्जर लिखा हुआ, तो 1400 साल को 20 साल से कहां तुलना कर रहे हैं? महाराजा अणुपाल तोमर की तो बात की बात है, सम्राट वीरभद्र पृथ्वीराज
वंश के राजा थे, लेकिन ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंश से माने जाते हैं। ये सारा विषय ये वाला विषय ये विषय हो गया। राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप अपने प्रश्न ले सकते हैं हमारे इतिहासकारों से। आप कुछ कह रहे हैं। प्रेस नोट में लिखा गया है कि गांव अनंतपुर में अनंतपाल की मूर्ति स्थापना को लेकर कुछ भूमाफियाओं का हाथ है। कौन है वो भूमाफिया, उसको क्लियर कीजिए। मैं आपको निवेदन करूं सर, जब यहाँ तो मैं वो पुराना राष्ट्रीय विभाग के अधीन आ गया, वो पूरा ही पूरा अनंतपुर डैम है, अनंतपुर आजकल के गुर्जर सम्राट होगा। और ये लड़ाई भी राजपूत वर्सेस गुर्जर समाज की नहीं है, ये वास्तविक लड़ाई मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई है कि हमने कभी जातिवाद समझा नहीं, पूरे क्षेत्र में कभी नहीं समझा। यहां से करतार जी बढ़ाना, अवतार जी बढ़ाना, उनके खिलाफ एक कैंडिडेट उतरे और सभी लोगों ने उनको भारी समर्थन दिया, हमने भी उनको समर्थन दिया। यदि ये समाज जातिवाद पर उतरता तो जो आज चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, जो भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो इतने बहुमत से नहीं जीते होते। उनकी और उनकी लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई। भूमाफिया आपस में भी लड़ रहे हैं कि मैं जमीन ज्यादा काट तो मैं काट। उस दिन जब हम आए थे एएसआई के साथ, तो वो भोजन एक गुजर भाई के फार्म हाउस पे हुआ था, और मुझे तो लगता है कि ये उनसे जलन हो सकती है। यदि ऐसी बात होती तो हम क्यों भोजन कराते। इनके खिलाफ हमने कमिश्नर साहब को लिख दिया। हाँ सर, और मैं अखिल भारतीय जो हमारी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 मिनट के लिए मेरा अनुरोध है। दीपक भाई 2 मिनट की बात है, उसके बाद महेंद्र सिंह कंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं और भाइयों, बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे से पहले वक्ताओं ने कही हैं। मैं तो केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ कि मैं लगभग 63 साल उम्र में प्रोफेसर रहा हूँ, 8 बार भारत का प्रधान रहा हूँ। हमने कॉलेज में भी पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी है। मैं इतिहास की बात नहीं करता। मैंने आज अभी 50 साल से जो है हम ये जयंतियां मना रहे हैं, जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। तो ये एक नई बात जो शुरू हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, मुझे एक और दूसरे ये जो तमरावती है, आज तमरों के एकमात्र जो हमारे राव साहब हैं, जो हमारे राजा हैं, पाटन के राजा दिग्विजय सिंह जी, उनका इतिहास में लेकर आया। पूरा का पूरा उनका हजारों साल का उन्होंने अपनी वंशावली दी है। तो सारा ये साक्षात प्रमाण है, इसमें भी मैं ज्यादा नहीं आता क्योंकि मेरी बात हो चुकी है। तीसरी बात जो आदमी की है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक किताब लिखी है, 1962 में लाका में एक पॉइंट है, लाका की पॉइंट में 272 राजपूत रेजिमेंट के हमारे ऑफिसर और जवान 272 के 72 शहीद हो चुके हैं। हजारों हमारे सैनिक में शहीद हुए। और आज आर्मी को, चाहे वो राजपूत राइफल हो, चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, अगर उसको किसी प्रकार से कोई और दूसरी संज्ञा दी जाए, ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती। और धर्मराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब से पहले जो है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। तो आर्मी को बीच में लेना जो है, आर्मी के बारे में, सेना के बारे में सरकार की जो गैर जिम्मेदार वार्ता की गई है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से, आप सबकी ओर से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये करता हूँ कि राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए, राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए। ये एक ऐसी आग है, इस आग में न जाने क्या हो जाए। सभी भाई हैं, गुज्जर भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई हैं, हम सैकड़ों सालों से मिलजुल कर रहते रहे हैं, आज भी हमारे आपस में प्यार है। तो कोई कुछ लोग आदरणीय मुझे ने कहा है, वाकई में कुछ एक शरारती लोग हैं, ये आग भड़काना चाहते हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, केंद्रीय सरकार से, प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा, इसका फौरन संज्ञान लें। और जो ऐसे विरोधी लोग हैं, जो इस प्रकार के शरारती लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज मैं भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आप सबको विश्वास दिलाता हूँ
चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और जो सेना को लेकर जो बात की गई है, इससे जो है दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि इस सेना ने एक परम तय कर लिया है, एक महावीर तय कर लिया है, 3 अशोक राजपूत रेजिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 अशोक तय कर लिए हैं, 5 परम विशिष्ट सेना में लिए हैं, और 2 आर्मी चीफ जो है, पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा थे वो राजपूत रेजिमेंट के थे, और जो जनरल वीके सिंह जो है वो राजपूत रेजिमेंट से रहे, 2 हमारे आर्मी चीफ जो है वो राजपूत रेजिमेंट से रहे। तो आर्मी के बारे में और फौज के बारे में जो ये बात हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन जो है उसको तुरंत इसका संज्ञान लीजिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एनी क्वेश्चन? सर कल गुर्जर सभा मूर्ति का अनावरण करने के लिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो 8 अगस्त को मूर्ति का अनावरण करेंगे गुर्जर नाम के साथ, तो राजपूत सभा का क्या रुख होगा इसमें? मैडम आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है। ये राजपूत समाज का रुख तो बाद में आएगा। पहले दिल्ली के कमिश्नर फरीदाबाद के कमिश्नर, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर और डीसी और नगर निगम के कमिश्नर ये इस पर विचार करें। यदि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा तो शांति रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। वो चाहते शांति रहे तो छत्तीस समाज से ज्यादा शांत कोई नहीं है, लेकिन यदि इसको छेड़ दिया जाएगा या जबरदस्ती, क्योंकि ये जो नाम है ना मैडम, ये सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम है, नाम के साथ छेड़छाड़ करेंगे गड़बड़ होगा। इनका नाम भी दिल्ली संस्थापक महाराजा पाल कंवर द्वितीय है। इसके आगे पीछे छेड़ा छाड़ी, उनको डिग्रेड करना, छोटी मूर्ति बनाना, घोड़े से नीचे उतार के बैठाना, ये सब की सब आपराधिक कृत्य आती है। और प्रशासन देखेगा नहीं देखेगा प्रशासन, तो फिर हम भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, फिर हमारे हाथ में आप जो समझना चाहते हैं। वन बाय वन। अभी आप कह रहे प्रशासन कार्रवाई करेगा, इन केस प्रशासन कार्रवाई नहीं करते आप तो क्या आप खुले शब्दों में कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे? ऐसा है कि रणनीति और नीति अभी डिस्प्ले मत करो, बहुत सारी बात है, परंतु हमारा अनुरोध है, हमारा सीधा सवाल है। आपकी जो आज की प्रेस वार्ता है वो इसी वजह की है कि भाई 8 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है, अगर वो सफल होता है, उनका कार्यक्रम होता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 8 तारीख से पहले फिर एक बार आपको बुला देंगे। 8 तारीख कल का दिन और सवाल जो है कि अगर मान लीजिए किसी महापुरुष की प्रतिमा लगा रहे हैं तो उसमें राजपूत समाज को आपत्ति क्यों? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मूर्ति लगाओ, हर जगह लगाओ, पूरे देश में लगाओ, हर गली चौराहे पे लगाओ, हमें तो खुशी होती है, परंतु नाम के साथ और जाति के साथ छेड़छाड़ ना। हम लोग श्री राम का मंदिर हर जगह बना रहे हैं, सब लोग उसको पूज रहे हैं, और मैं कौन सा अपनी राम जी तो राजपूत थे मेरे लिए, ऐसा नहीं होता। महापुरुष भगवान देवता किसी के होते हैं क्या? जो राजा थे, शासक थे, उनको एक जाति में बांटना भी गुनाह है। हम तो कहते हैं सभी के थे, और दिल्ली के शासक थे, अब मैं कहूँ नहीं साहब वो तो राजपूत थे, इसलिए राजपूतों की चिंता कैसा नहीं होता। छोटी मानसिकता के लोग नहीं है हम, जो लोग छोटी मानसिकता से काम कर रहे हैं उनको चेतावनी नहीं है, सलाह है, गुनाह ना करें, गड़बड़ ना करें, गलत कार्य ना करें। कहते हैं कोई भी हो तो गलत ना हो, सम्मान सबका करते करो ना, परंतु अगर मैं सूरजमल जी के आगे राजपूत सूरजमल लिखूंगा और सूरजमल जी को खुशी होगी इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु मैं क्यों लिखूँ और क्यों लिखेंगे, विषय अलग है। पहचान बदलना और इतिहास में जिन लोगों ने अनेकों ऐसे इतिहास रचे जिनको आज तक मिटाना भारी हो गया। अब ये जो कुतुब मीनार के साथ में जो लाट खड़ी है, अब उसको तो कुतुब मीनार को तो कुतुब बना गया, पता नहीं कौन कौन बना गया, ऐसा कहते हैं विष्णु स्तंभ ऐसे कैसे खड़ा है? मुझे सर नेशनल डायरी न्यूज से विकास बोल रहा हूँ, जानना चाहते हैं परसों जैसे वो मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं तो क्या परसों के लिए राजपूत समाज ने कोई रणनीति बनाई है कि प्रशासन को उसको रोकने का कोई कार्य? हमने प्रशासन को, मैं एक बार और बता दूं, हमने प्रशासन को लिखित में शिकायत की है, हमें उम्मीद है प्रशासन इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई कड़क जवाब चाहिए तो जवाब भी 8 तारीख
छिहत्तर से। मैं भी देखूं इसका उत्तर। जी सर जी बताएं। ये यदि वास्तव में वैसा हो जाएगा जैसा आप कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, तब प्रजातांत्रिक रूप से हम हमारे समाज के सभी एमएलए और एमपी को विवश करेंगे कि वो तुरंत ही सरकार से दूर हो जाएं, अपने अपनी पार्टियों से दूर हो जाएं, और सरकारें गिरे तो गिरती रहें, फिर हमारी जिम्मेदारी ये होगी। एक सवाल अमूल्य से है, अमूल्य आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं पार्टी से, कई बार पार्टी पर सरकार पर आरोप इस बात के लगते हैं कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है सरकार, केंद्र की और प्रदेश की। आप जो कि इसी सरकार में हिस्सा है, पार्टी के हिस्सा आज का विषय रखना है। हाँ, इसी विषय से जोड़ता हूँ इसको। तो अब क्या ये माना जाए कि अब जातियों में व्यंग्य फैलाने की भी बात सरकार को होती है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने इसका सख्ती से खंडन किया है और स्पष्ट तौर पे कहा है इस प्रकार के कुकृत्य के साथ वो नहीं है। तो सरकार की ये तो साफ होगा। मंबू जी मीडिया के आगे तो बयान नहीं आया अभी कृष्णपाल गुर्जर जी। आप लोग मिले क्या उनसे? नहीं आया तो प्रेस आप उनसे मिले क्या? प्रेस नोट आना चाहिए, खंडन करते हैं। अमू जी, इसी से संबंधित जैसा कि आपने कहा कि 8 तारीख को आप रणनीति डिस्क्लोज नहीं करते, मत करिए, वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन इतने प्रबुद्ध लोग आप सब बैठे हैं, आपने क्या एनालिसिस किया कि ऐसा किया क्यों जा रहा है? आपको बताया गया है कि जेएनयू और कुछ मार्क्सवादी लोग जिन्होंने देश के अंदर सिवाय झगड़े कराने के, शाहीन बाग जैसी घटना कराने के लिए उनको और कोई काम नहीं करना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है, जातियों को देश में बांटना। ये बड़ी गहरी साजिश है और हम तथ्यों पर आधार में करें, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। अरे भैया, आप लोग तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं, आप समझिएगा। इतने सालों से फरीदाबाद बसा है, ये ऐतिहासिक नगरी है। ये अनंतपुर के हमारे जीवा वाले बैठे हैं चौहान साहब, इस प्रकार की घटना पहले क्यों नहीं हुई? आज भी ऐसा क्यों हो रहा है? आज ही सम्राट यही भोज के ऊपर जो गुर्जर सब जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या? क्यों लोग, क्या कुछ छुटवाइए नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि जातियों के अंदर जहर बोल रहे हैं। बड़ी गहरी साजिश है, इसका पर्दा बंद कर दीजिए। जनता कल प्रेस वार्ता में चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, सरमार, तोमर, पाटिल, चंदेल, ऐसे बहुत सारे जो वंश हैं इनको भी गुर्जर बताया गया। अभी तो अनंतपाल तोमर और सम्राट मीर घोष की बात चल रही है, बाकी और सारे वंशों को भी क्या है करते थे राज, उन्हें उपाधि मिलती थी गुरुदेव गुरुदेश्वर, गुरुदेव नरेश, और जितने भी राजा हमारे राजा हुए होंगे या फिर गुर्जर बताते हैं। ब्राह्मण, एक स्कंद पुराण में ब्राह्मण का भी गुर्जर लिखा हुआ। आप चौहान साहब का अलग से इंटरव्यू ले लें। अनंतपुर गांव के बुजुर्गों का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो आप सब ने देखा है। मैं समझता हूँ हमारी बात को तो उन लोगों ने उनका जो विचार थे वो कंडेम कर दिया है। उस वीडियो वायरल को आप सबने देखा है। हमारे उस गांव के बुजुर्गों से यह अनुरोध है कि अगर, क्योंकि वो लोग अपने घर पे बुलाकर एनएमए के संस्था के सदस्यों को बिठाते हैं, भोजन कराते हैं और उनको सम्मान देते हैं, वो विषय प्रशासन के पास जा चुका है। हमने अपने प्रशासन का अनुरोध किया, अगर प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा तो 8 तारीख की घटना नहीं होगी। आपने जो पूछा ना, वास्तविकता ये है कि इस देश में गुर्जर समुदाय, राजपूत समुदाय सदा से भाई भाई की तरह रहता है। आज जो ये बाढ़ बढ़ी है कि ये भी गुर्जर, ये भी गुर्जर, ये भी गुर्जर, आपने ये देखिए कि वो कहते हैं गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, चंदेल, सोलंकी, ये सब राजपूत हैं, वो हैं गुर्जर हैं। तो केवल प्रतिहार के गुर्जर क्यों लगा है? परमार के क्यों नहीं लगा? चौहान के क्यों नहीं लगा? चालू के क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो गुर्जर है। धन्यवाद सभी।